हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी का एक बार पुनः संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, जो क्लास 10th की फिजिक्स का हम सीरीज स्टार्ट किए थे लेसन 1, जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में जो हम लोग लेक्चर नंबर आज पढ़ेंगे 1.6। तो लेक्चर नंबर कल 1.5 हुआ था बेटा, उसमें आप देखे होंगे 1.5 खत्म हो गया था। आज हम लोग 1.6 कवर करेंगे, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि हम कल दर्पण पढ़े थे, गोलीय दर्पण पढ़े थे, और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला था उत्तल दर्पण, फिर था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। आज थोड़ा उसी को हम दोबारा थोड़ा रिवाइज करके और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या था। दर्पण कैसे बनता था बेटा? गोलीय दर्पण जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर और उसका एक भाग कलई करते थे, तो जैसे मान लीजिए इसका हमने एक भाग काट दिया, इतना ये भाग काट कर निकाल दिया गया, ठीक है। ये भाग काट कर निकाल दिया गया और इसके एक साइड को कलई कर दिया गया। क्या कर दिया गया बाबू? कलई। तो इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। और जो यहाँ से यहाँ तक का व्यास होगा, इसको हम लोग दर्पण का द्वारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? दर्पण का द्वारक, जिसे M1 M2 कहेंगे। दोनों का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम लोग फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। अंदर वाले पृष्ठ को हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जो ये अक्ष है, जो दर्पण के किसी दर्पण के मध्य बिंदु से या दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है, वो दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? तो दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। तो इसमें एक एक हेडिंग करके सारी पॉइंट हम लोग इसे वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या नाम देंगे? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ये क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। क्या होगा बाबू? फोकस होगा। इसे हम लोग M1 M2 को क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? दर्पण का द्वारक कहते हैं। इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है बाबू, इसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। तो इसे हम लोग ध्रुव कहेंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र और यहाँ तक की जो दूरी होती है, ध्रुव तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो जो R हमारा होगा, ये क्या होगा बाबू? वक्रता त्रिज्या होगा, ठीक है। दर्पण के ध्रुव और फोकस तक की दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं और हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या कह देंगे बाबू? फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें एक गोलीय दर्पण में होती हैं। अब चाहे वो अवतल होगा चाहे उत्तल होगा, सब में सब यही होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक पॉइंट का हम लोग करके लिखते हैं और सबका डिफिनीशन लिखते हैं। आप लोग साथ में पहले समझते चले और जब समझ लीजिए तो उसको नोट कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा उसे हम लोग लिखेंगे वक्रता केंद्र को। वक्रता केंद्र होता क्या बाबू? वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, C से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। दोबारा सुनो, गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण जो बना है, ये जिस कांच के गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। नहीं समझ में आया? दोबारा देखिए। ये गोलीय दर्पण, क्या गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग या जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। चलिए आके लिख के समझते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, भाग होता है, उस गोले के केंद्र
के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग सी से प्रदर्शित करेंगे, यानी ये जो गोलीय दर्पण रहा होगा, ये किसी ना किसी गोले का भाग रहा होगा, और उस गोले का जो सेंटर होगा, जो उसका केंद्र होगा, वही जो है इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक, चलिए अब जो हमारा अगला हेडिंग होगा हम लोग ध्रुव को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ध्रुव। तो ये पहला हेडिंग हो गया। दूसरा क्या होगा बाबू? दूसरा होगा ध्रुव। पोल क्या होता है हमारा? ध्रुव। देखते हैं पोल क्या होगा, इसे P से डिनोट करते हैं। तो क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, दोबारा सुनिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ मतलब जिस तरफ हम लोग इमेज वस्तु को रखेंगे, ये अंदर वाला भाग, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, या गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसे किससे लिखते हैं बाबू? P से डिनोट करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए ये दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, C हो गया, P हो गया, दर्पण का ध्रुव। अब हम लोग लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या लिखेंगे बाबू? वक्रता त्रिज्या। तो इसका दो डिफिनीशन बनेगा। पहला बनेगा गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दोबारा सुनिए, गोलीय दर्पण, ये वाला गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। पहला डिफिनीशन। दूसरा डिफिनीशन आप क्या लिख सकते हैं? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये आसान है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो अगला हेडिंग हमारा क्या होगा बेटे? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो गोलीय दर्पण लिख देते हैं, गोलीय दर्पण कमा जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या को R से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? R से लिखेंगे। अब ये अलग की बात है कि ये अवतल के लिए इसका चिन्ह प्लस होगा, उत्तल के लिए माइनस होगा। ये अभी मैं आपको अगले फिगर में या दूसरा फिगर बना के बता दूंगा किसमें क्या प्लस होगा, किसमें क्या माइनस होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिख लें द्वारक। लिख लें, क्या लिख लें? द्वारक। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा द्वारक, इसको हम लोग M1 M2 लिख देते हैं, M1 M2। तो क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के व्यास, जो गोलीय दर्पण का व्यास होगा, इसके द्वार को, इसके मुख को जितना ओपन होगा उसका द्वारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? द्वारक कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं। क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं।
गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं या द्वारक कहते हैं। आप लोग इतना समझिएगा कि हाँ गोलीय दर्पण का ही द्वारक कहेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद कुछ हेडिंगें जो बची हैं उसको हम लिखवा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? चलिए ठीक, नोट हो गया। आगे देखिए, अब हम लोग लिखेंगे फोकस क्या होता है या मुख्य अक्ष क्या होती है। सबसे पहले लिख लेंगे मुख्य अक्ष क्या होती है। क्या लिखें बाबू? मुख्य अक्ष लिख लेते हैं। मुख्य अक्ष 4 हो गया, तब 5वां पॉइंट मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? मुख्य अक्ष तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा बाबू क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो लिखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव व मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष से, एक मिनट, ध्रुव तथा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है। क्या बताया गया? कोई दर्पण होगा, उसके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होगी उस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो गुजरने वाली रेखा होगी उसको हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे बाबू? मुख्य अक्ष के नाम से जानेंगे। ठीक। अब इसमें एक शब्द आता है, इसका दर्पण पर अभिलंब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं दर्पण पर अभिलंब हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर लिखते हैं। या गोलीय दर्पण पर अभिलंब, गोलीय दर्पण पर अभिलंब। ठीक। ये क्या होता है इसको समझिए। इसको देखते हैं क्या होता है गोलीय दर्पण पर अभिलंब। देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई गोलीय दर्पण है और इसका मुख्य अक्ष है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका ध्रुव है और इधर हमने कलाई कर दिया है बाबू। कलाई करने के बाद कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण। ये फोकस है। तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से खींची जाने वाली रेखा यदि वो वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो वो क्या कहलाएगी? यहाँ पर 90 बनेगी और ऐसी रेखा को हम कहेंगे, इसका अभिलंब कहेंगे। यानी जो दर्पण होगा गोलीय दर्पण पर क्या होगा? ये अभिलंब होगा। यानी इसके केंद्र से जितनी रेखाएं जाएंगी सब इस पर अभिलंब होगा। आपको पता है किसी भी सर्किल से, किसी भी वृत्त के केंद्र से जितने भी रेखाएं उसके परिधि पर जाती हैं वो सबके सब 90 अंश होती हैं। तो ऐसा ये सर्कुलर ही तो है, वक्राकार ही तो बनाया जा रहा है गोलीय दर्पण। तो अभिलंब क्या होगा? गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से जाने वाली रेखा, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से जाने वाली रेखा जो कि कहाँ से गुजर रही हो? जो कि वक्रता केंद्र से जा रही हो, गोलीय दर्पण पर अभिलंब कहलाती है। या गोलीय दर्पण का अभिलंब, गोलीय दर्पण का अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? गोलीय दर्पण का अभिलंब कहलाती है। ठीक है।
यानी ये गोलीय दर्पण है, इस पर जो 90 अंश की रेखाएं होंगी, तो जो 90 अंश की होती है तो वो कहाँ से जाएंगे, सेंटर से पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। ठीक, इसमें जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा ये क्या होगा, वक्रता केंद्र हो चुका, ध्रुव हो चुका, फोकस हो चुका, वक्रता त्रिज्या हो चुकी। अब बचा है, सॉरी फोकस नहीं हुआ अभी, हम लोग अब लिखेंगे फोकस अथवा मुख्य फोकस। दर्पण का द्वारक हो चुका, अब फोकस अथवा मुख्य फोकस बचा है। इसको समझिए ये क्या होता है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा दें। नोट हो गया, उसके बाद तब फोकस लिखाते हैं बेटा। देखिए फोकस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोकस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोग फोकस पर फोकस कीजिए, यदि आप फोकस पर फोकस नहीं करेंगे तो फिर कोई और नहीं करेगा। फोकस पर फोकस कीजिए। देखिए, चाहे मुख्य फोकस कहें, मुख्य फोकस अथवा फोकस ही कह सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। ये कैसा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए इसको समझते हैं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ये मान लेते हैं कोई दर्पण है, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और ये क्या है, इसका ध्रुव है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है, फोकस है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें या चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन होगा तो इस पर अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब सदैव कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, अभी बताया गया है। जिस बिंदु से होकर जाएंगी, इसका ए नॉर्मल ड्रा करेंगे और देखेंगे ये किरण ऐसे निकल कर जा रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, फोकस कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण गई, अब ये टकराई, अब ये इस साइड से निकल रही है, फिर मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण गई और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट से जाएगी, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे बाबू, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और इसको हम बड़े एफ से लिखेंगे, बड़का एफ यानी कैपिटल एफ से लिखेंगे। ठीक है, अब ये तो अवतल दर्पण का होगा। उत्तल दर्पण में देखिए, अच्छा यदि इसकी फोकस दूरी की बात कर लें तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और जो कि प्लस होगा धनात्मक होगा। क्यों, सॉरी ऋणात्मक होगा। निगेटिव इसीलिए होता है बाबू क्योंकि हम लोग को पता है, यदि हम 2D में देखें, इधर x अक्ष और इधर y अक्ष, जहाँ पर दोनों काटता है उसको हम लोग मूल बिंदु यानी ओरिजिन बोलते हैं। x अक्ष के इस साइड में धनात्मक होता है, इस साइड ऋणात्मक होता है, y अक्ष ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक होता है, यानी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ही नीचे होगा। अब आप यदि इसको वक्रता केंद्र मानते हैं, सॉरी मूल बिंदु मानते हैं, और मूल बिंदु से एक y अक्ष ड्रा करते हैं, तो उसके बाएं साइड में आप क्या देखेंगे कि बाएं साइड में जो चीज़ें होंगी वो सब के सब ऋणात्मक होंगी। तो इसीलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, आइए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी देखते हैं क्या बनेगी। ये मान लेते हैं उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसको अंदर से कलई किया जाएगा तभी तो उत्तल बनेगा, और यहाँ पर मान लेंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस मान लेंगे, और यहाँ पर ध्रुव मान लेंगे पोल। अब मुख्य अक्ष के समांतर, ये फिगर को थोड़ा सही देख लेना खुद। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी। अब ये अभिलंब इस पर खींचेंगे तो इसका जो अभिलंब होगा वो कहाँ से जाएगा, सदैव वक्रता केंद्र से पास होगा, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ऐसे जो प्रकाश किरणें आएंगी वो क्या हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि इधर तो कलई किया हुआ है ना, तो इधर तो जाएंगे नहीं, तो वापस होंगे। तो हम देखेंगे कि परावर्तन के बाद ये दोनों रेखाएं नहीं काट रही हैं, तो क्या काट नहीं रही है, तो क्या काट नहीं सकती हैं, काट सकती हैं, बट इन्हें हमें पीछे ड्रा करना पड़ेगा, दूसरी दिशा में खींचना पड़ेगा। तो कैसे खींचेंगे, देखिए इनको हम पीछे खींचते हैं, इस तरह से खींचेंगे, और जहाँ पर काटने के बाद मिलेंगी, थोड़ा फिगर सही कर लीजिएगा, जहाँ पर एक मिलती हैं वहाँ क्या कहलाती है, फोकस। तो मैंने वही लिखाया है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। अब इसका फोकस इधर है तो ये ऋणात्मक है, लेकिन यदि इसका फोकस की बात करें तो इधर है तो ये धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक। तो फिगर बनाइएगा, उसके बाद डेफिनेशन देखिए। गोलीय दर्पण के
गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष पर लिख दीजिए जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक, और इसे किससे लिखते हैं? इसे कैपिटल एफ से लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल एफ से लिखते हैं। तो आपने क्या देखा? मुख्य फोकस क्या होता है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के पैरेलल समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होने के बाद, इससे टकराने के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी अथवा ना मिले तो मिलती हुई प्रतीत होने लगे कि हाँ यहाँ मिलेंगी, ऐसे पॉइंट को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगला डिफिनीशन हमारा होगा फोकस दूरी। क्या होगा? फोकस दूरी। तो ये तो मुख्य फोकस था। अब यदि मैं फोकस दूरी की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे बाबू? फोकस दूरी कहेंगे। और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, क्योंकि मूल बिंदु के इस साइड में माना जाएगा। यदि आप इसको वाई अक्ष मान लें, इसको एक्स अक्ष मान लें, तो इधर क्या होगा? ऋणात्मक ही तो होगा। लेकिन यदि आप इसको वाई अक्ष माने और ये एक्स अक्ष, तो वाई अक्ष के इस साइड में, दाहिने साइड में धनात्मक होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं लिखा दे रहा हूँ फोकस दूरी क्या होता है। नोट हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए फट से लीजिए। 1 2 3। ओके, चलिए बाबू नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग होगा फोकस दूरी। क्या हेडिंग? फोकस दूरी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बाबू क्या होगा? फोकस दूरी। फोकस दूरी, और इसको छोटे एफ से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? स्मॉल एफ से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ नोट पॉइंट लिखिए। नोट पॉइंट क्या लिखेंगे? इसका एक डिफिनीशन और हो सकता है बाबू। नोट आप इसका पूरा जो अभी आज पढ़ाया गया पूरे लेक्चर का लिखवा रहा हूँ मैं। उत्तल दर्पण की अवतल पर लिख लीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये दूरी लिखा है बाबू, दूरी ऋणात्मक होती है। कैसे होती है बाबू? ऋणात्मक, निगेटिव होती है। और फोकस दूरी को छोटे वाले एफ से लिखते हैं, छोटू एफ से। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होगी बाबू? धनात्मक, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये हो गया। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, इसको आपको जाना जरूरी है। वैसे प्रूव भी कराया जा सकता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक
ठीक है। चौथा देखिए, एक नोट और लिखेंगे। नोट क्या लिखेंगे? नोट क्या लिखेंगे? फोकस दूरी हो गया अवतल दर्पण की, फोकस दूरी ऋणात्मक हो गया। नोट में हम लोग लिखेंगे कि कौन से दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, कौन सी ऋणात्मक। तो अभी आपको मैंने बताया कि इस तरह से दर्पण बनेगा तो ये अवतल कहलाएगा, तो इसका इधर होगा तो ऋणात्मक होगा, और इस तरह से बनाया जाएगा अवतल दर्पण तो इधर होगा तो ऋणात्मक होगा। यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अवतल किधर ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक -r होती है। क्या होती है बाबू? अगला देखिए, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है। क्या होता है बाबू? धनात्मक होता है। त्रिज्या ऋणात्मक होती है और धनात्मक होती है, लिख दो स्त्रीलिंग में मान लीजिए त्रिज्या को। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर का इतना ही रहेगा। कल जो पढ़ाया जाएगा वो हम लोग बताएंगे। कल का जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा उसमें ये होगा बाबू कि जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पर रखने से कैसा बनता है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है, ठीक, छोटू बनता है या बड़ू बनता है, मतलब छोटा या बड़ा बनता है। ठीक है, इसको हम यानी लेक्चर नंबर 1.7 में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, समझिए और नोट्स बनाइए, और यदि आपको समझ में आया हो बाबू तो आप इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।